पंप एंड डंप वास्तव में एक मैनिपुलेटिव स्कीम है जो दो पार्ट में काम करता है। पहला पार्ट पंप पार्ट होता है और आर्टिफिशियल तरीके से फॉल्स और भ्रामक रिकमेंडेशंस के जरिए किसी स्टॉक की कीमत को इन्फ्लेट करना यानी उसमें तेजी लाना है। इसके बाद सेकंड पार्ट का नंबर आता है जिसके लिए इन्फ्लेटेड प्राइस पर इन शेयर्स की सेलिंग या डंपिंग की जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के अच्छी संख्या में शेयर्स हैं और एक क्रूक होने के नाते मैं एक पंप एंड डंप स्कीम चलाने का फैसला करता हूं। इसलिए मेरे लिए पहला स्टेप फेक न्यूज फैलाना है जिसमें मैं कुछ इस प्रकार की बातें कहूंगा कि कंपनी को अगले हफ्ते $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है या इसे कोई इंडस्ट्री लीडर एक्वायर करने वाला है आदि, जो सच नहीं हो सकता है। लेकिन यहां आइडिया स्टॉक में इंटरेस्ट बढ़ाना है और हाइप पैदा करना है। जब जैसे ही यह खबर फैलेगी अधिक से अधिक लोग शेयर्स की बिडिंग के लिए दौड़ पड़ेंगे और धीरे धीरे ही सही लेकिन निश्चित रूप से अगले 1 या 2 सप्ताह में शेयर की कीमत 20, 30, 50 यहां तक कि 100% भी बढ़ जाएगी। अब दूसरा स्टेप या अगला कदम तब उठाया जाएगा जब स्टॉक की कीमत काफी बढ़ चुकी होगी और तब मैं अपने कुछ या ढेर सारे शेयर ऊंची कीमत पर ऑफलोड कर दूंगा जिससे मुझे काफी प्रॉफिट हासिल हो जाएगा। पंपिंग और डंपिंग की यह प्रैक्टिस स्पष्ट रूप से इलीगल है, लेकिन इंडस्ट्री के नेचर और लोगों की तेजी से पैसे कमाने की भीतरी इच्छा को देखते हुए ऐसा किया जाता है। ये स्कीमें हमेशा चलती हैं और फलती फूलती रहती हैं, जिसमें प्रॉफिट कुछ खास लोग ज्यादातर इनोसेंट लोगों के बल पर कमाते हैं। पंप एंड डंप स्कीमें आमतौर पर स्मॉल और माइक्रो कैप स्टॉक्स को टारगेट करती हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें इन कंपनीज के प्राइस को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। जिनके पास स्मॉल फ्लोट है, जिसका अर्थ है पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 25 से 30% के मार्क पर है, उनके पास लो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, उनके बारे में लिमिटेड कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन है और आमतौर पर कोई भी रिसर्च एनालिस्ट इस स्टॉक को ट्रैक करेगा या इस कंपनी के बारे में डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करेगा। अब पंप एंड डंप स्कीम्स ट्रेडिशनली कोल्ड कॉलिंग के जरिए कंडक्ट की जाती हैं और अगर आपने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट और उनमें पिंक शीट्स को देखा है तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। वास्तव में इस वीडियो के लिए रिसर्च करते समय हमें कई प्रिमिटिव लेकिन इफेक्टिव टेक्निक्स का पता चला जिसमें फ्रॉडस्टर विक्टिम की आंसरिंग मशीन पर गलती से एक मैसेज छोड़ देता है कि कुछ स्टॉक अगले सप्ताह में 3 गुना बढ़ जाएगा। अब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि यह मैसेज कोई गलती से नहीं छूटा है, लेकिन चूंकि बेचारे विक्टिम को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो आगे बढ़कर इस स्टॉक को खरीद लेगा और सोचेगा कि गलती से उसकी किस्मत खुल गई। बदकिस्मती से यह एक सोची समझी चाल होगी और इससे विक्टिम काफी पैसे गंवा देगा। पिछले कुछ समय से कॉल सेंटर्स और बॉयलर रूम ऑपरेशंस की जगह अधिक टेक्नोलॉजी बेस्ड कम्युनिकेशन बोर्ड ने ले ली है। आज के फ्रॉडस्टर इसके लिए लाखों ईमेल और टेक्स्ट मैसेज बर्बाद कर देते हैं। वो वेबिनार्स का आयोजन करते हैं और डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स पर दिखते हैं। ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, न्यूज़लेटर्स तथा कई सारे नए सिक्योर्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स को होस्ट करते हैं। इससे संबंधित हाल का एक उदाहरण है सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस मामले के बारे में अखबारों में रिपोर्ट किया गया था, इसलिए यह कंपनी सालासार टेक्नो एक कंस्ट्रक्शन तथा इंजीनियरिंग कंपनी है जिसके पास हैवी प्रमोटर होल्डिंग है और लगभग 700 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एक माइक्रो कैप कंपनी है। इस कंपनी के पास एक प्रॉपर ऑपरेटिंग बिजनेस है तथा हमें ऐसी कोई वजह नहीं मिली कि हम इस कंपनी के संदिग्ध होने को लेकर कोई भी शक करें। लेकिन जो रेड फ्लैग के रूप में सामने आया वो अचानक इस स्टॉक के प्रति लोगों का इंटरेस्ट का बढ़ना था, जो 7 और 8 मार्च को दिखने में आया। कई ट्विटर हैंडल्स ने इस कंपनी के बारे में अचानक कुछ बहुत अच्छी बातें कहना शुरू कर दिया। आप देखिए इस केस में क्या हुआ था। एक या उससे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज ने इन ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट किया तथा सालासार टेक्नो के स्टॉक को प्रमोट करने के लिए उन्हें पैसे दिए। उदाहरण के लिए वेंकट रमन का केस देखें, जिन्हें एक एजेंसी द्वारा सालासार टेक्नो के बारे में अच्छी चीजें लिखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और यह अनुमान लगाने को कहा गया था कि इसका प्राइस इस साल में 500 तक जाएगा। दूसरी रिपोर्ट संकेत देती है कि एजेंसी इस ट्वीट के लिए 25 से 30 हजार रुपए ऑफर कर रही थी। लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि किसने डिजिटल मार्केटिंग फर्म को हायर किया। लेकिन पंप अप ने अपना काम किया और सालासार टेक्नो के स्टॉक प्राइस में 2 ट्रेडिंग सेशंस के बाद 10% से अधिक का उछाल आ गया।
बेशक इसने ऑपरेटर्स जो उसके स्टॉक की कीमत को इन्फ्लेट करने के लिए काम कर रहे थे को कंपनी के कुछ शेयर्स को इन्फ्लेट प्राइस पर डंप करने के लिए पर्याप्त समय दे दिया होगा। अब बहुत सारे स्टॉक की तरह पंप एंड डंप स्कीम्स क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में भी तेजी से पाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए यह आर्टिकल यहां इस बारे में बात करता है कि कैसे स्क्विड, कोकोस्वैप तथा इथेरियम मेटा जैसे माइक्रो टोकन अपने मामूली मार्केट कैप तथा अत्यधिक उतार चढ़ाव के साथ केवल 1 या 2 दिनों में अल्ट्रा मल्टी बैगर रिटर्न डिलीवर कर सकती है। केवल 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में उनमें इसी प्रकार ड्रामेटिक गिरावट भी आ जाती है। उदाहरण के लिए इथेरियम मेटा पर गौर करें, जिसमें 24 घंटों के भीतर 2,35,000% के अधिक उछाल आ गया और केवल 1 या 2 हफ्ते के भीतर ही यह अपनी प्री स्पाइक कीमत पर वापस आ गया था। हमारे ओपिनियन में पंप एंड डंप स्कीम में क्रिप्टो के माहौल में सफलता के अधिक चांसेस हैं। जहां कंस्ट्रक्ट के द्वारा इन इंस्ट्रूमेंट्स में रेगुलेशन की कमी होती है, उनमें लो वॉल्यूम तथा लो लिक्विडिटी होती है और एवरेज यूजर के समझने के लिहाज से यह बहुत जटिल होती है। क्लासिक पंप एंड डंप के अतिरिक्त हमने एक वेरिएशन भी पाया जिसे शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट कहा जाता है, जो पंप एंड डंप के बिल्कुल उलट तरीके से काम करता है। इसलिए पहले स्टॉक की बाइंग करने और बेचने से पहले आर्टिफिशियल तरीके से इसकी कीमत बढ़ाने के बाद शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट में स्कैमर पहले स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग करता है और फिर आर्टिफिशियल तरीके से इसकी कीमत घटा देता है। कुल मिलाकर स्टॉक के बारे में वंडरफुल बातों की चर्चा करने के बजाय अब ये धोखेबाज कीमतों में कमी लाने के लिए क्रिटिसिज्म और नेगेटिव प्रेडिक्शन का यूज करता है और जैसे ही ये पार्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है उसके बाद मैनिपुलेटर कम कीमत पर स्टॉक को बायबैक करके अपने शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लेता है और इस प्रकार इस प्रोसेस में बहुत अधिक प्रॉफिट कमा लेता है। मार्केट मैनिपुलेशन को रोकना सेबी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और इस पंप एंड डंप के खतरे को हैंडल करने के लिए 3 प्रकार के अप्रोच का यूज करता है। सेबी की स्ट्रैटेजीज का पहला हिस्सा सर्वेलेंस यानी निगरानी है, जो वो इस प्रकार करता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट नामक एक अलग से विजिलेंस सेल बनाकर फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर करीबी नजर रखना। और सेबी ने डेटा वेयरहाउसिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम में भी इन्वेस्ट किया है, जो पंप एंड डंप स्कीम सहित वायलेशंस की पहचान करने के लिए पैटर्न रिकग्निशन एल्गोरिथम का यूज करती है। सेबी की स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा रोकथाम है और यह रेगुलेटर सक्रिय रूप से उन तरीकों से इसका उपयोग कर रहा है जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं गया था। उदाहरण के लिए एक एसएमएस स्टॉक टिप्स को ट्रांसमिट करने के लिए सबसे सरल तथा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मीडियम है। अब इस परेशानी को रोकने के लिए सेबी ने ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक खास सॉफ्टवेयर बनाने को कहा है, जो कुछ खास कीवर्ड्स की पहचान कर सके तथा उन मैसेजेस को ब्लॉक कर सके। और पंप एंड डंप अपॉर्चुनिटीज को कम करने का सेबी की स्ट्रैटेजी का तीसरा हिस्सा एजुकेशन है। हाल ही का इसका एक उदाहरण है जो सेबी के सीरियस अप्रोच को भी शो करता है। सेबी ने पतंजलि को एक एसएमएस जो लगातार फ्लोट हो रहा था उसको डिस्क्रेडिट करते हुए नेशनल न्यूज़पेपर्स में एड पब्लिश करने को कहा था। संक्षेप में यह एसएमएस रुचि सोया के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या एफपीओ की तारीफ कर रहा था और इसका उद्देश्य स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस पर पोटेंशियल 30% के डिस्काउंट पर जोर देने के जरिए ऑफर के प्रति रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ाना था। नेशनल न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स के अलावा सेबी ने कंपनी को इन्वेस्टर्स को एक विंडो ऑफर करने को कहा था जिसमें वो अपने एफपीओ बिड को कैंसिल कर सके, जो कि शायद पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। पहला कदम अनसॉलिसिटेड इन्वेस्टमेंट ऑफर्स को सस्पिशन के साथ देखें। 1990 के दशक या उससे पहले आपसे किसी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर किसी को बातचीत करनी होती थी तो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस की जरूरत होती थी, लेकिन आज इन्वेस्टमेंट पिचेस केवल एक कमेंट, ट्वीट, ईमेल या व्हाट्सएप करने भर की दूरी पर ही रह गए हैं। अक्सर मैसेज का सोर्स स्पष्ट नहीं होता और इसलिए हमेशा ऐसे मैसेजेस को इग्नोर ही किया करें। दूसरा कदम स्पष्ट रेड फ्लैग्स की तलाश की कोशिश करें। इनमें शामिल हैं बहुत हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के वादे, ऐसे मामलों में जहां लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी के रूप में प्रेशर डाला जा रहा हो और बेशक कोई भी दावा किया गया हो कि रिकमेंडेशंस इनसाइड या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सूचना पर आधारित हैं।
इसे इग्नोर करें। फाइनेंशियल फ्रॉड से खुद को कैसे बचाया जा सकता है, इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर इस टॉपिक पर संबंधित वीडियो जरूर देखें। एक तीसरा एरिया जिसे देखने की जरूरत है वो है प्रमोशनल स्टफ। आपको पता है कि YouTube, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर कई कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनका अपने व्यूअर्स तथा फॉलोअर्स पर एक निश्चित प्रभाव है। अब जब ये क्रिएटर्स किसी विशेष स्टॉक की बात करते हैं या उसे प्रमोट करते हैं तो ये इन्वेस्टर के हित में होता है कि वो किए गए डिस्क्लोजर पर विशेष ध्यान दें। हमारे विचार से इन मटेरियल में 3 प्रकार के डिस्क्लोजर होते हैं। पहला है नो डिस्क्लोजर, जिस पर मुझे बेहद संदेह होगा और मैं क्रिएटर के कंटेंट पर कोई ध्यान नहीं दूंगा। दूसरा प्रकार एक अनक्लियर डिस्क्लोजर है, जिसमें क्रिएटर वास्तव में स्पेसिफाई नहीं करता कि किसी ने भी उन्हें कंटेंट के इस पीस के लिए कोई भुगतान किया है या नहीं। और तीसरा हार्ड टू रीड प्रिंट में कुछ दबे हुए डिस्क्लोजर होते हैं, जो इस प्रकार के हो सकते हैं कि हम उन कंपनी से कॉम्पेंसेशन प्राप्त कर सकते हैं जिनके बारे में हम लिखते हैं। अब जबकि मेरी और आपकी सहित प्रत्येक कंपनी के पास ये टाइम, शर्त और एस्ट्रिक्स हैं, और चूंकि आपका पैसा है जो लाइन पर है, यह महत्वपूर्ण है कि आप इन मीडियम्स पर हर एक एडवाइस को एक्स्ट्रा केयर और सावधानी के साथ देखें। अगला कदम स्टेप 4 सबसे महत्वपूर्ण है और सभी इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और तैयारी करने की जरूरत है। और अगर आप ऐसा करने में बहुत आलसी हैं तो आपको किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर या ईटी मनी जीनियस जैसी इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग सर्विस के सक्षम हाथों में अपना मनी सौंप देने पर विचार करने के बारे में सोचना चाहिए। अब जब मैं आलसी शब्द का उपयोग कर रहा हूं तो मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं हाश नहीं हो रहा हूं। और ऐसा इसलिए है कि मैं बार बार एवरेज इन्वेस्टर्स को ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जो एवरेज से ऊपर वाले रिस्क होते हैं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए एवरेज से नीचे वाले स्किल्स का यूज करते देखता हूं। उदाहरण के लिए टायो रोल्स, जो कि टाटा स्टील लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, और इंगेट्स, फोर्ज रोल्स और पिग आयरन बनाने के बिजनेस में है। पिछले 1 वर्ष में इस कंपनी का शेयर प्राइस प्रति शेयर 40 रुपए से 124 रुपए प्रति शेयर तक चला गया है, जो कि 200% की उछाल है। लेकिन कई लोगों के लिए यह बात आश्चर्य और झटके की बात हो सकती है कि टायो रोल्स ने पिछले 4 वर्षों से कोई भी रेवेन्यू दर्ज नहीं कराया है। इसने पिछले 3 वर्षों से कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है और इसका नेटवर्थ फिस्कल ईयर 2016 से ही नेगेटिव बना रहा है। यह कंपनी वर्तमान में एक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसने कुछ मार्केट ऑपरेटर्स को अपने स्टॉक में जोरदार तरीके से ट्रेड करने से नहीं रोका है, और इसमें पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी के सभी संकेत हैं। पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी की बेहतर पहचान करने के लिए 5वें और अंतिम स्टेप के रूप में आप न्यूज़पेपर, ऑनलाइन मैगजीन, न्यूज़लेटर और ब्लॉग से काफी कुछ सीख सकते हैं, जो अक्सर पूरे विस्तार के साथ इन नए फ्रॉड के बारे में जिक्र करते हैं। इसलिए खुद को एजुकेट करने के जरिए अपनी सहायता करें, और अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को एक वंडरफुल रिसोर्स होना चाहिए और आपकी फाइनेंशियल जर्नी में एक भरोसेमंद साथी होना चाहिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको कुछ उपयोगी जानकारी मिली होगी, जिसे आप दूसरों के साथ उपयोग या इसे शेयर कर सकते हैं जिन्हें इस जानकारी की आवश्यकता होगी। टाइम निकालने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, और हम अगले हफ्ते फिर आपसे मिलने की उम्मीद करते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.